जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीएस जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। पहले तो ये मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो 1 मिनट इन सभी दोस्तों को दूंगा। देखो यहाँ पे ममता मीना कह रही हैं, अपना नाम ममता लिख के भेज रही हैं, मैंने आपका नाम ले लिया है। अजरुद्दीन भैया किसी का आंसर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे कौन है, हिट कुमार, ये सर्विसमैन कौन है तो भैया। और यहाँ पे रामचंद्र, जय हिंद सर, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाओ, तो बिल्कुल भाई। और यहाँ पे देखो सीमा कुमारी कह रही हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रमोद भैया यहाँ पे किसी का आंसर जय हिंद बोल रहे हैं। सीमा कुमारी सर, आप बहुत अच्छा स्टडी करवाते हैं बेटा सीमा, धन्यवाद आपको। और अनिल चंद्रा, गुड नाइट सर जी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार हैं, अनिल भैया हैं, राजन शर्मा हैं, पटेल आरएक्स हैं। और यहाँ पे संदीप भैया हैं। संदीप सर, मेरा 41 सही हुआ है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? भाई अगर देखो सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं हो जाएगा ये आप पर निर्भर है। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ आईएएस बनते हैं और कुछ बदमाश बनते हैं, कुछ रिक्शे वाले बनते हैं। तो भैया ये आपके ऊपर है कि आप जितना मेहनत करेंगे वो सफलता उतनी आपके पास होगी। और देखो यहाँ पे ओमवती हैं, सर मेरा सपना है आईएएस का, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाई तो कुछ इन्होंने पूरा लिखा हुआ है। तो बेटा देखो, सपना जो है उसे खुली आंखों से देखो और खुली आंखों से ही पूरा करो, है ना। और यहाँ पे देखो अंकित भैया कह रहे हैं सर करंट के क्वेश्चन लेकर आया करो। करंट के भी तो मैं बताता हूँ ना साथ में। और यहाँ पे जयदीप कुमार सर सुपर क्लास, तो भाई धन्यवाद। अंकित भैया हैं, अपना खंडवा, चेतन भाई कह रहे हैं सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, तो भाई बिल्कुल। और यहाँ पे देखो ये सुपर क्लास शबीना कह रही हैं, सतीश क्या है, सतीश भैया मैनपुरी से हैं ये, मैं भैया फतेहगढ़ से हूँ। और सुमित कुमार हैं यहाँ पे, सौरभ भैया हैं, किरण हैं, और अजरुद्दीन भैया हैं। और यहाँ पे सजन भैया हैं ये कोई। और यहाँ पे शिव प्रसाद और मीरा पाटिल, मीरा हैं, हैप्पी भाई दूज तो। और यहाँ पे अंकित गुजर हैं। तो सभी का मैंने नाम ले लिया है। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या कुछ अलग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पुराने फॉर्मेट में बिल्कुल है क्लास आज, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा। देखो भैया करंट का भी क्वेश्चन है और आपका रेलवे से भी संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आइजोल। क्या हो जाएगा? आइजोल, ऑप्शन बी। आइजोल किसकी राजधानी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और गंगटोक जो है वो तो आप लोगों ने सिक्किम बताया ही था। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी हो जाएगी, लेकिन आइजोल किसकी राजधानी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। देखो राजधानियाँ जरूर पढ़ लेना दोस्त, और आपसे पूछे जाएंगे, राज्यपाल भी पूछे जाएंगे और सीएम भी पूछे जाएंगे, तो अपना ये टॉपिक क्लियर करके जाना है। देखो यहाँ दिया है बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, तो किसमें, मौलिक अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या ए और बी दोनों। यहाँ पे नाम लिख गया है, गलत एरर है, टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों में। देखो मौलिक अधिकार में याद रखना शिक्षा का जो प्रावधान है भाई, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, है ना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब, 2002 में, है ना, 2002 में जोड़ा गया था। और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था तो वो भी याद रखना, आर्टिकल आपका हो जाएगा 21A, है ना, 21 का या 21A। तो ये तो आपको ध्यान में रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपको आर्टिकल 45 पता होगा, है ना, 45 तो इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप याद रखना बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकार में भी है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी। तो ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने पानी का बताया था, है ना, कि जल जो पहुंचता है वो जाइलम द्वारा पहुंचता है। तो जो यहाँ पे देखो भोजन है ना, भोजन जो है वो फ्लोएम विद द्वारा पहुंचता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोएम हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे।
तो यहाँ दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कृषि हो जाएगा आपका बिल्कुल, ऑप्शन सी सही जवाब। देखो औद्योगिकरण जो था इस ये जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी उसका मुख्य उद्देश्य था, है ना, औद्योगिकरण। प्रथम जो थी वो सबसे ज़्यादा कृषि पे थी। और गरीबी हटाओ जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, तो ये याद रखना ये पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना पे ये एक नारा दिया गया था और विशेष रूप से ध्यान भी दिया गया था गरीबी हटाओ पे, ठीक है ना। तो गरीबी हटाओ जो संबंधित है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना से, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो अपने नोट्स तैयार करते चलना। जो मुझसे अभी सीमा शायद कह रही थी ना आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई देखो हर एक चीज़ को नोट करना सीखो। जब नोट करोगे आपको याद रहने लग जाएगा, ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और आप प्रैक्टिस आजमा के देख लें, ठीक है ना, आजमा के देख लें। और यहाँ पे देखो दिया है राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम क्या रखा गया है। राष्ट्रपति जी के जो भवन स्थित दरबार हाल है उसका नाम क्या रखा गया है। ये देखो ये भी आपके लिए, देखो पहला तो मैं यही कहूँगा कि करंट से आपका संबंधित है ना। और याद रखना इस हाल का जो नाम है वो है गणतंत्र मंडप, है ना, गणतंत्र मंडप। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और पीडीएफ देखो इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम का अगर लिंक ना आपको मिल पा रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने बोला हो तो चेक कर लेना, मैंने रिप्लाई में दे दिया होगा। और आज से इसका आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे दिया है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हमें तुरंत एक ही चीज़ समझ आती है कि 22 भाषाएं, सीधा क्लिक कर दिया, है ना, जो कि हमारा गलत हो जाता है। हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है वो है 18। कितनी है? 18, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और संविधान की 8वीं सूची में जो कुल भाषाएं हैं, 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषाएं हैं वो हैं 22। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो स्क्रीनशॉट ले लो और प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी 18 हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है काकोरी रेल कांड कब हुआ था। काकोरी रेल कांड जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम बदल दिया गया है ना। यहाँ पे मुझे भी टाइप नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने किया, शायद इसलिए कि आपको इसका नया नाम भी बता दूंगा कि जो काकोरी ट्रेन कांड है उसका नाम बदल के कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया गया है? काकोरी यहाँ पे रेल की जगह पे ट्रेन हो जाएगा और यहाँ पे एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है नया नाम, ये भी आप याद रखना। और ये कब हुआ था तो याद रखना 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट कम हुआ है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन दोस्त आप लोग अब शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, थोड़ा सा यार सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे देखो दिया है 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। भैया देखो 1857 के विद्रोह से आपको काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला तो आपको पता ही होगा स्टार्ट भी मेरठ से हुई थी और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र भी आपका मेरठ था, है ना। मंगल पांडे जी जो थे पहले जिन्हें फांसी हुई थी। और दूसरा ये भी याद रखना कि मंगल पांडे जी ने बगावत सबसे पहले की थी, है ना। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे और वहाँ पे इन्होंने जो चर्बी युक्त कारतूस थे वो उपयोग करने से मना कर दिया था, तो इसलिए विद्रोह हुआ था। ये आप याद रखना सबसे पहले मेरठ में। और देखो आपको मैं बता दूं कि एक प्रश्न ये भी बनता है कि 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र था जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र जो था वो सम्मिलित नहीं था। तो देखो एक तो कश्मीर आपका मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएगा, बॉम्बे भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि आप बोल सकते हैं पश्चिमी भारत, है ना, पश्चिमी भारत। तो पश्चिमी भारत जो था ये इस पे कोई वो प्रभाव नहीं हुआ था और इसने इतना सहयोग भी नहीं किया था, ठीक है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है राजा अकबर के दरबारी वीरबल का संबंध किस स्थल से था। राजा अकबर के दरबारी जो वीरबल का संबंध है वो किस स्थल से था। कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ से थे, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना पहले तो कि ये भैया जो थे ये थे मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, है ना, मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश का एक गांव है उसका नाम है घोघरा गांव, ठीक है ना। कौन सा? घोघरा गांव। तो घोघरा गांव के थे, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना।
इनके बचपन का नाम भी याद रखना, महेश दत्त था। क्या था? महेश दत्त, ठीक है ना। महेश दत्त इनका बचपन का नाम था, ये भी आप याद रखेंगे। महेश दत्त नहीं, महेश दास दुबे था। हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, महेश दास दुबे, ठीक है ना, महेश दास दुबे था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इनका जो जन्म है ना, जन्म भी याद रखना, घोघरा गांव में इनका जन्म कब हुआ था, ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो घोघरा गांव में जो इनका जन्म है वो 1520 में हुआ था, है ना, 1520 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैंने ऐड किया है, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये अधिवेशन कब हुआ था, कौन सा अधिवेशन था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो याद रखना भैया, ये हुआ था 26 दिसंबर 1924 को। हाँ 26 दिसंबर 1924 को हुआ था, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और ये कौन सा अधिवेशन था, तो वो भी याद रखना, ये 39वां अधिवेशन था, है ना। कौन सा? 39वां अधिवेशन था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। भैया आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, पहले तो प्रश्न का जवाब बताता हूँ मैं, यहाँ से हैशटैग ये हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये आप वैसे भी नोट करोगे। देखो मनु भाकर जी है, मनु भाकर जी जो है, इनसे याद रखना कि 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम में एक मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना, किसे हरा के, दक्षिण कोरिया का एक प्लेयर था, उसे हरा के, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया को हरा के इन्होंने एक मिक्स, उसमें इनके साथ थे सरबजोत जो थे वो इनके साथ थे, ठीक है ना। तो इनके 2 लोगों की टीम थी और एक इन्होंने खुद जीता। तो याद रखना भैया, इन्हें कांस्य पदक जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। और 2 पदक जीतने वाली एक ही ओलंपिक में मनु भाकर जी पहली हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है, बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट जो है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो भैया बंगाल गजट जो है ये हमारा 29 जनवरी 1780 में हुआ था। 29 जनवरी 1780 में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसे प्रकाशित करने वाला कौन था, तो वो हिक्की था। कौन था दोस्त, हिक्की था। और इसका ये पहला अखबार था, ये भी याद रखना, पहला न्यूज़पेपर था, पहला अखबार था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और 29 जनवरी 1780 को ये प्रकाशित हुआ था। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आगे भी मिलेगा जो कि मैं आपसे पूछूंगा, बस वहाँ पे आपको सही आंसर करना है। देखो यहाँ दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। भैया चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, याद रखना, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं, पहली बात तो, है ना। ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने वो था नंद वंश, धनानंद जो उसका शासक था, उसे मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी और अखंड भारत बनाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस धर्म के अनुयायी बन गए थे, तो वो बन गए थे जैन धर्म के। जैन धर्म की दीक्षा इन्हें किसने दी थी, है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, वो थे आचार्य भद्रबाहु, है ना। कौन थे, आचार्य भद्रबाहु। तो आचार्य भद्रबाहु ने इन्हें जैन धर्म में दीक्षा दी थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इनके बाद जब इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था, मतलब इनका उत्तराधिकारी कौन था। तो एक प्रश्न बनता है, बिंबिसार और बिंदुसार, है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि बिंदुसार कौन से उससे है और बिंबिसार कौन से वंश से है। तो देखो बिंदुसार बैठा था इनके बाद, है ना। कौन बैठा था, इनका लड़का बिंदुसार, है ना। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से है ना। और बिंबिसार जो है वो किससे है, हर्यक वंश से है क्या,
कमेंट बॉक्स में बताओ। और देखो यहाँ पे दिया है चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस तरीके ये प्रश्न आप जरूर नोट करना। तो यहाँ पे याद रखना विलियम जोन्स ने, किसने, विलियम जोन्स, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मैगस्थनीज जो था याद रखना भैया, ये इनके दरबार में आया था, राजदूत था, है ना। और दूसरा इसकी एक पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिका। क्या है, इंडिका। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आचार्य चाणक्य जी की अर्थशास्त्र है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना, जो कि राजनीति पर संबंधित है और ये पुस्तक कई बार पूछी भी जा चुकी है ना, अर्थशास्त्र। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। देखो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये है कि कितने वर्ष रहे, तो भैया 21 वर्ष रहे। मुझे पता था आपने यही आंसर किया होगा, सभी ने यही आंसर किया होगा, है ना, 21 वर्ष रहे। और ये जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तब कितने साल के थे, तब ये थे 24 साल के जब ये गए थे। गए कब थे, तो भैया 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में गए थे। फिर ये वापस कब लौट गया है भैया, देखो इसमें 24 साल, इसमें 21 प्लस कर दो 1893 में। तो याद रखना भैया 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे, 9 जनवरी 1915 को, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। तो यहाँ से अब मुझे नहीं लगता कि कुछ आपका छूट रहा होगा इस क्वेश्चन से संबंधित। स्क्रीनशॉट ले लो और बाद बाकी जो मैंने बताया है उसे नोट कर लो। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। भैया गाने की समय सीमा क्या होती है, 52 सेकंड होती है। ये भी पूछ लिया जाता है ना। पहली बार ये कहाँ गाया गया था, किसने गाया था, किसने लिखा था। तो याद रखना भैया लिखा किसने था, वो तो सभी बता देंगे भैया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, है ना। ये पहली बार गाया कहाँ गया था, तो याद रखना ये कोलकाता में, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें गाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसे गाया किसने था, तो कुछ स्कूली बच्चों के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी की भांजी थी सरला देवी। कौन थी, सरला देवी जी, उन्होंने इसे गाया था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। असम के राज्यपाल कौन है, इसीलिए कहता हूँ कि राज्यपाल जरूर याद रखना, पूछ लिया जाएगा दोस्त। तो याद रखना भैया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो असम के अभी राज्यपाल कौन है, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। और आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है ना। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी अनिवार्य है ना। तो ये भी आपको पता होगा दोस्त। और इन्हें देखो किसने शपथ दिलाई, शपथ कौन किसने दिलाई, तो याद रखना गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने शपथ दिलाई है। किसने, विजय बिश्नोई जी ने शपथ दिलाई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो कुछ तो छूट नहीं रहा होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो 17 क्वेश्चन हो गए, 18वें पे मैं रुकूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए। और यही कहूँगा, हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और मेरी आवाज़ को जो भी कान इस टाइम सुन रहे हैं आपको 100% वर्दी इस बार मिलेगी। 100% आपका सपना सच होगा। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो। देखो आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मेरे सारे पुराने दोस्त लाइक करते हैं, बस नए दोस्त जो मुझे देखते हैं वो लाइक वाला बटन अभी नहीं दबा रहे हैं। तो एक बार लाइक वाला बटन दबाओगे, चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबा दो। और अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो, ज़रा सी भी आपको लगता है कि आपका गरीब भाई आपकी खुल के दिल खोल के मतलब जब मदद करे तो जेब में हाथ डाले, सोचना ना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जो भी ग्रुप हो जहाँ भी आप शेयर कर देना, मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। पूछ लिया गया ना, अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ना हिक्की। तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यही अभी मैंने बताया भी था, मैंने कहा भी था कि आपसे आगे पूछूंगा। कब किया था, कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था। सैंडलर आयोग का जो संबंध है वो किससे था। तो भैया सैंडलर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से था। किससे, शिक्षा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। सैंडलर आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था, गठन भी पूछा जा सकता भैया, गठन। तो गठन कब हुआ था दोस्त, तो याद रखना ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त,
1917 में हुआ था, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है खिलाफत आंदोलन आरंभ किसने किया था। ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे याद रखना अली बंधुओं ने किया था। भाई दोनों दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक का नाम मोहम्मद अली और एक का नाम शौकत अली, है ना। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया था 1919 में। कब? 1919 में। और 1919 में ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये लियाकत अली हैं, इन्होंने तो इलाहाबाद से वो किया था, इलाहाबाद से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था, ये भी आप याद रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे, हाँ ये मेरे वो एक दोस्त है जो जिसने मुझे अभी कुछ टाइम पहले हालांकि आज और कल परसों 3 दिन से लगातार संपर्क किया, कॉल किया और बताया कि भैया ये मेरा चैनल है टारगेट विथ यूपीपी, है ना। ये भी देखो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के ही क्वेश्चन वगैरह आपको करा रहे हैं। 22 मिनट की क्लास है और यहाँ पे ये 22 मिनट की है, तो 20-22 मिनट में ये लगभग आपको 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मेरे जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार आप जरूर यूट्यूब पे सर्च करना टारगेट विथ यूपीपी, है ना। और जाना इनके चैनल पे विजिट करना और एक कमेंट छोड़ देना छोटा सा, कि लिख देना कि भैया हमें शिवम भैया ने बताया है और हमने आपके चैनल पे विजिट किया है और हमें अच्छा लगा है, ठीक है ना। एक बार सब्सक्राइब कर देना दोस्त को थोड़ा सा, और कमेंट जरूर करके आना, बता के आना कि हम शिवम भैया की क्लास, शिवम भैया के साथ में पढ़ते हैं और वहाँ से आपके यहाँ आए हुए हैं, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल इनका सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। और चलते हैं, और इनका जो लिंक है ना चैनल का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको पहले तो मैं बताऊं, ये 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। ये भी आपको मैं बता दूं, ये भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखो राष्ट्रीय गान भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, है ना। और ये भी ये जो आपका वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, ये भी पहली बार कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक है ना। और ये बताऊं कब गाया गया था? 1896 में, मतलब कि आज़ादी से लगभग 51 वर्ष पहले, समझ रहे हो ना, 51 वर्ष पहले ही इसे गाया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहली बार 1896 में गाया गया था। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा सभी ने, है ना। ये लोग तो हम ये क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यार, 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना भाई, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो मांग है ना, सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। कब की गई थी, है ना। यहाँ पे किसके द्वारा लिखा है, यहाँ पे पूछ लेगा कब की गई थी। तो याद रखना भैया 1895 में की गई थी। कब की गई थी? 1895 में की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है साल 2025 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। भाई देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। साल 2025 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखना भैया हमारा अपना प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। हमारा ऑप्शन ए जो है भारत सही जवाब हो जाएगा। और भारत आपको बता दूं मैं 34 साल बाद करेगा, 34 साल बाद करेगा अब इसकी मेज़बानी। और देखो 2027 में कहाँ होगा ये, 2027 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा, ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो याद रखना भैया बांग्लादेश करेगा। कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। तो यहाँ पे आप ये 34 वर्ष भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लोगे फिर इसे नोट्स में अपने ऐड करोगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है प्रसिद्ध भगवान नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध भगवान नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो यहाँ से मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। पहले तो आप समझिए ये तमिलनाडु में पड़ता है ना। कहाँ पर? तमिलनाडु के वो है चिंदवरम, है ना, चिंदवरम। तो चिंदवरम में पड़ता है तमिलनाडु के। और इसके जो मंदिर की जो बनावट है ना,
वो याद रखना मंदिर में भरतनाट्यम शिल्प कला का यूज किया गया है। कौन सा? भरतनाट्यम शिल्प कला का यूज किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मंदिर में भरतनाट्यम शिल्प कला का यूज किया गया, तो याद रखना भैया नटराज मंदिर में, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती हैं किस गुफा में स्थित है? तो भैया ये देखो, ये प्रश्न भी मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही जवाब करेंगे। तो याद रखना मुंबई के महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा, है ना। तो भैया याद रखना मुंबई, है ना, मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई महाराष्ट्र आप याद रखेंगे। एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्तियां हैं जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, और ये एलिफेंटा में, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से लाख वृक्ष के नाम से कौन जाना जाता था? निम्नलिखित में से लाख वृक्ष के नाम से कौन जाना जाता था? तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे वही हो जाएगा जिसने कुतुब मीनार बनवाई थी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी। तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो याद रखना भैया महमूद गजनवी के शासनकाल में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा महमूद गजनवी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, फलों की टोकरी किस प्रदेश का उपनाम है? फलों की टोकरी या फलों की डलिया, है ना, डलियाँ बोलते हैं ना, हमारे गांव साइड में टोकरी को डलिया बोलते हैं। तो फलों की डलिया या फलों की टोकरी किस प्रदेश का नाम है? तो भैया ये हिमाचल प्रदेश का नाम है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। याद रखना, देखो केरल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं ना, तो मसालों का प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे केरल, है ना। और उत्तराखंड को में फूलों की घाटियाँ हैं, फूलों की घाटियाँ पूछा जाएगा कौन से प्रदेश में है, तो आप बता दोगे उत्तराखंड में, है ना। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन बोलते हैं, है ना। तो वो भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने बताया यहाँ तक समझ आया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है ये भैया गुजरात के अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। और नई दिल्ली में तो आईजी है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये भी आपको पता रहेगा। और देखो यहाँ पे कोलकाता दे रखा है, कोलकाता में आपका वो है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लखनऊ में आपका वो है अमौसी हवाई अड्डा, है ना, अमौसी। तो अमौसी हवाई अड्डा भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे अमौसी है, आ बना है, ठीक है ना। अमौसी हवाई अड्डा भी याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4 हवाई अड्डे बता दिए मैंने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो दोस्त, मैं एक चीज़ बताऊं, हम लोग जो हैं, हम लोगों का समय जो है अभी ख़राब चल रहा है ना। हम लोग स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं। अभी हमें हर तरीके का लोग बोलते भी हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या तुमने ऐसा किया है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें परेशान भी करते हैं, है ना। तो मैं उनके लिए 2 लाइन कहूँगा कि मेरा कमज़ोर वक्त देखकर मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस ना करें। मैं सिर्फ 2 लाइन कहूँगा कि मेरा कमज़ोर वक्त देखकर मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस ना करें। मैंने हर वो युद्ध जीता है जिसमें मैं घायल था। तो बिल्कुल दोस्त, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस युद्ध को ज़रूर जीतें और अपनी इस समस्याओं से बाहर निकलें। और देखो यहाँ पे पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 5 जून को। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना, स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका है 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? हाल ही में भैया देखो, ये आपके करंट का क्वेश्चन है। आप कह रहे थे ना करंट के क्वेश्चन लाया करो, तो मैं अब आपको हर क्वेश्चन बता दिया करूंगा कि ये करंट का है। तो याद रखना यहाँ पे जयंत चौधरी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है मॉडल कौशल ऋण योजना? जयंत चौधरी जी ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान अपने सभी याद रखने हैं। यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर जो है आपका सही जवाब
हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना। असम में आपका काजीरंगा है, वो भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है, वो भी आपको याद रखना है। सिक्किम में आपका कौन सा है, तो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो भैया यहाँ पे जो भी मैंने बताया है आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, किस तिथि को दिन व रात बराबर होते हैं। किस तिथि को दिन व रात जो हैं वो बराबर होते हैं। तो भैया यहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को। तो ए और बी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, राइट आंसर करना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सबसे पास में तो भैया बुध है ना, जो कि 88 दिनों में परिक्रमा कर देता है ना। तो सबसे पास में तो बुध हो जाएगा। सबसे दूर पूछा है तो भैया देखो, बुध है, शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी आता है। सबसे दूर अरुण के बाद वरुण आता है। तो मतलब यहाँ पे वरुण जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वरुण जो है ये सबसे दूर ग्रह है और ये शायद हरे रंग का होता है ना, हरा रंग होता है इसका, जैसा कि मुझे अभी कुछ कुछ याद आ रहा है। और शुक्र को तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी यही है, शुक्र, ये भी आप याद रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऊपरी परत अगर ना समझ आ रही है तो मैं ऐसे बता दूं, भूपर पट्टी है ना, भूपर पट्टी। चलो भूपर पट्टी, तो भूपर पट्टी में बताओ किस तत्व की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। तो अब यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त आंसर कर रहे होंगे, कोई सिलिकॉन, कोई एल्यूमिनियम, कोई आयरन, कोई ऑक्सीजन। तो बिल्कुल जिसने भी ऑक्सीजन किया है सही जवाब हो गया है। पता है कितने प्रतिशत पाया जाता है, नोट कर लो, तभी कह रहा हूँ नोट्स बनवा दूंगा। तुम मुझसे मांगते हो नोट्स, दो लो, खुद बनाओ नोट्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिखो 46.6% पाया जाता है ऑक्सीजन। सिलिकॉन कितने प्रतिशत पाया जाता है बताओ। सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। एल्यूमिनियम कितने प्रतिशत पाया जाता है बताओ, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम याद रखना भैया आपका 8.1% पाया जाता है। आयरन कितने प्रतिशत पाया जाता है बताओ, आयरन याद रखना सबसे कम आपका लगभग 5%, इनमें से सबसे कम है ना, 5% पाया जाता है। तो भैया याद रखना, भूपर पट्टी में ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल व कोयला जो है किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका अपसादी चट्टानें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसादी चट्टानें। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम रियाल नहीं है। रियाल नहीं है, HW है आज का। और इसका आंसर जो भी बहादुर करेगा, मेरी तरफ से एक चाय एक समोसा उसे मानसिक रूप से गिफ्ट किया जाएगा, है ना। और देखो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो, तब तक मैं एक लाइन सुनाता हूँ कि ऑप्शन तो बहुत है मन को भटकाने के लिए भाई, बहुत ऑप्शन है। कभी लगता है कि ओला चलाएंगे, कभी लगता है कि भैया कुछ और कर लेंगे, कभी लगता है कुछ और करेंगे, है ना। तो ऑप्शन तो बहुत है मन को भटकाने के लिए, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक संकल्प ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। तो एक संकल्प होना चाहिए जीवन में कि कुछ ना हुआ तो फिर भी मैं इतना तो कर ही लूँगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में, इसका आंसर भी आपने कर दिया होगा। और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पर्यायी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा पर्यायी द्वीप यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो भैया वो है अरब पर्यायी द्वीप। क्या है, अरब पर्यायी द्वीप। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे आपका न्यू गिनी आ जाता है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ में चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। भैया देखो ये आपके करंट का भी है, प्रधानमंत्री जी से संबंधित है, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे याद रखना भैया 25,000 केंद्र। कितने, 25,000 केंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इनमें से बताना है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। भारत का तो भाई अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का, है ना। आप देखो यहाँ पे कुछ दोस्तों ने अहमदाबाद को टिक किया होगा, लेकिन अब कहेंगे यार ये तो गलत हो रहा है ना। तो भैया यहाँ पे कानपुर हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो
कानपुर को कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, इसके साथ में चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है वायुमंडल की आर्द्रता मापने का वाला यंत्र है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। अब यहाँ पे यही होता है पेपर के अंदर, जैसे हमने वायुमंडल पढ़ेंगे तुरंत एकदम सटीक नीचे देखेंगे, बैरोमीटर को टिक कर देंगे कि चलो अगले प्रश्न पे। गलत हो जाएगा, नहीं करना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। आर्द्रता मापने वाला यंत्र पूछा है, ना कि दाब मापने वाला। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो, अपेक्षिक घनत्व को नापता है कौन? हाइड्रोमीटर। और वायु की आर्द्रता को नापता है हाइग्रोमीटर, है ना। और वायु के दाब को कौन मापता है? तो वो मापता है बैरोमीटर, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल जब इस तरीके के इतने इजी क्वेश्चन आए तो बड़बड़ाना नहीं है और थोड़ा सा विचार सोच समझ करके आंसर देना है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? भैया देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो याद रखना यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल। क्या हो जाएगा? नीलगिरी जैव मंडल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो वो 1986 में की गई थी। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? इसका आप आंसर करिएगा। तब तक मैं आपको बताऊं कि अभी ना मुझे एक दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था और वो मुझसे बिहार स्पेशल पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कह रहा था कि भैया बिहार स्पेशल पढ़ा दो, हमारा पीसीएस का पेपर है, बिहार पीसीएस का होगा उनका, तो कह रहे हैं कि हमें बिहार स्पेशल पढ़ना है। क्या आपको लगता है कि मैं बिहार स्पेशल आप लोगों को पढ़ा पाऊँगा? और अगर आप में से किसी को पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। जब तक 10 लोग नहीं कहोगे मैं भैया नहीं करूँगा, क्योंकि फिर पता है देखो मैं तो पीसीएस का पेपर दे ही नहीं रहा बिहार का, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक बार पढ़ लूँगा, जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी। आपको लगता है कि मैं समझा पाता हूँ सही से आपको, तो आप ज़रूर बताना मुझे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सही जवाब है नारायण घाट, वो याद रखना गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल का नाम है। और जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? कोई दोस्त बताएगा? शांतिवन। क्या है? शांतिवन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? याद रखना चैत्य भूमि। क्या है? चैत्य भूमि। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, भूमि। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, उनके गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी, है ना। ये याद रखना, महात्मा बुद्ध जी के गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। और देखो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो भी याद रखना, जब उनका जो प्रथम उपदेश है ना, उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु से संबंधित है। किससे? मृत्यु से संबंधित है, तो ये भी याद रखना, उनकी मृत्यु को जो महापरिनिर्वाण बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले प्रश्न में। जो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? निम्नलिखित में से गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, सिकंदर लोदी को बोलते थे। बताओ आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? AGRA। AGRA। मैं अपनी दादी को जिया बोलता था, तो मेरे चाचा जी आर्मी में हैं, उन्होंने एक ट्रिक बताई मुझे कि पता कैसे बोला करो, AGRA मतलब आगरा AGRA, है ना। ऐसे में ट्रिक से याद कर लिया। तो यहाँ पे याद रखना सिकंदर लोदी को। और आमिर खुसरो को बोलते थे तूती ए हिंद। तूती ए हिंद, है ना, तूती ए हिंद। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया महात्मा गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? तो याद रखना भाई लियो टॉल्स्टॉय, है ना, लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मैंने देखा है कई लोग गाँव में ऐसे भी हैं जो भाई देखो महात्मा गांधी जी क्या हैं ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिसने पढ़ा है ना, जिसने पढ़ा है। अब जिसने पढ़ा ही नहीं है उसे कुछ भी समझा दो तो कहने लगता है कि ये क्या करा, कुछ नहीं करा। दोस्त आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, अगर कोई ये कहता है कि क्या किया, आज की डेट में आपके सामने आप 10 लोग बैठे हो ना, और वहाँ पे एक पुलिस का कांस्टेबल आ जाए, सिर्फ एक कांस्टेबल, तो 10 के 10 को धमका के चला जाएगा, है ना, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा कि हमारा देश किस स्थिति से गुजर रहा है। जबकि सोचो एक एडवोकेट थे, इनके पास इतना था कि ये विदेश में पढ़ रहे थे, है ना, फिर भी पूरा जीवन एक धोती पे गुजार दिया, एक धोती पे। कोई है ऐसा जो कर सकता हो? एक धोती पे। और
उस टाइम जब कोई कुछ नहीं सुनता था, है ना, काला कानून तक आ गया, मतलब कोई दलील कानून नहीं, सीधा उठा के जेल, उस टाइम कोई था जो सामने आके कह सकता था बात को, है ना। तो दोस्त ये एक हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आदमी को आगे और पीछे पहुंचाती है। जैसे कि आज हम जानते हैं, तो क्योंकि इन्होंने उस टाइम वो काम किया था जो हम आज तक करने में डरते हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्त जीवन में ना उन लोगों का सम्मान जरूर करना जिनकी वजह से आज आप आज़ाद घूमते हैं, जिनकी वजह से आज आप कुछ भी बोल देते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आज़ादी का फ़ायदा अगर उठा रहे हो तो उन लोगों का सम्मान आपको करना पड़ेगा जिन लोगों की वजह से आज हम आज़ाद हैं। और यहाँ पे देखो दिया है, लाल कुर्ती दल का गठन निम्न में से किसने किया था। तो याद रखना भैया, लाल कुर्ती दल का जो गठन है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने 1930-31 में किया था, ये भी आप ध्यान रखना। और इन्हें एक नाम से और जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से, है ना, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से पूना समझौता कब हुआ था। निम्न में से पूना समझौता कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे। याद रखना भैया, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। किन के बीच में हुआ था, देखो एक तरफ तो हमारे गांधी जी थे और दूसरी तरफ हमारे अंबेडकर जी थे। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, ह्वेनसांग को। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आज आप भाई का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा मैं निराश हूँ, अगर आप क्लास को शेयर करेंगे और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट हो जाएगा दोस्त, और मैं आपको ना एक से एक बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास भी देने लग जाऊंगा। तो बिल्कुल दोस्त, आप लोगों का सपोर्ट यूं ही, प्यार यूं ही बना रहेगा आपके छोटे भाई पे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मैं सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।